अरविंद केजरीवाल की आंखों में एलजी विनय कुमार सक्सेना से ज्यादा मुख्य सचिव नरेश कुमार खटक रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट्स की वजह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं और अब गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने नरेश कुमार से पीछा छुड़ाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। सबसे पहले आतिशी मरलेना से केजरीवाल ने उस जमीन घोटाला की रिपोर्ट बनाई जो होने से पहले ही पकड़ में आ गई और संबंधित अफसरों को केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया। केजरीवाल का ये दांव फेल हुआ तो केजरीवाल ने फिर एक हॉस्पिटल घोटाले की फाइल तैयार कर ली और ये आरोप नरेश कुमार पर लगा दिया, लेकिन उसी हॉस्पिटल ने केजरीवाल के दावों को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि नरेश कुमार के बेटे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसे किसी भी तरह का कोई ठेका नहीं दिया गया। नरेश कुमार को फंसाने के जब दोनों ही दांव फेल हो गए तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और ये मांग करने लगे कि नरेश कुमार को सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति उनसे पूछ कर की जानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पर कह दिया कि उनसे नरेश कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार देने का फैसला किया है और ऐसा करने का उसके पास पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है और इससे पहले 57 बार मुख्य सचिवों के कार्यकाल का विस्तार हो चुका है। दिल्ली सरकार और नरेश कुमार के बीच टकराव चल रहा है। हाल ही में केजरीवाल सरकार ने मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एलजी के पास एक रिपोर्ट भेजकर उन्हें तुरंत हटाने की मांग की थी। नरेश कुमार का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसकी सहमति से नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का विचार है कि नरेश कुमार को ही अगले 6 महीने बनाए रखा जाना चाहिए। हालांकि मेहता ने यह भी कहा कि नरेश कुमार को अगले 6 महीने तक ही मुख्य सचिव रखा जाएगा, क्योंकि नियमानुसार इससे अधिक विस्तार नहीं दिया जा सकता। एक दिन पहले भी इसी मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मंशा जाहिर की थी, वो नरेश कुमार को ही सेवा विस्तार देना चाहती हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि वो किस शक्ति के तहत ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछ रहा है कि क्या उसके पास केवल एक ही व्यक्ति है, क्या इस पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं। अदालत ने केंद्र सरकार से ये बताने के लिए कहा था कि किस आधार पर नरेश कुमार का मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच विवाद की नई जड़ है। बिना किसी परामर्श के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का या मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के किसी भी कदम के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है। दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच अफसरों से जुड़े सेवा अधिकार को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णम इनसे इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि दोनों की पार्टी में ऐसे नेता मौजूद हैं जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, भगवान राम से दूरी बनाकर चले हैं, राम मंदिर के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं और ये विरोध कई बार देश का विरोध बन जाता है। अखिलेश यादव की पार्टी में एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो चुनाव हारने के बाद से हिंदू देवी देवताओं और सनातन को लेकर लगातार विवादित टिप्पणियां करते रहे हैं। स्वामी प्रसाद से नाराज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें बोतल का जिन बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव के नियंत्रण से चीजें बाहर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नातों से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं जिन्नातों के सरदार हैं। साथ ही इन सभी समस्याओं से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अखिलेश को एक सलाह भी दे डाली। आचार्य ने राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव के बहाने उसे सलाह दे डाली, वह भी ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहें। हाल ही में आचार्य ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो भगवान राम और सनातन का अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नातों से घिर चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य इन जिन्नातों के सरदार हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक राम भक्तों के ऊपर चलाई गई गोलियों के जख्म को भूले नहीं हैं और समाजवादी पार्टी के द्वारा एक नया जख्म देने की तैयारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इन सभी जिन्नातों को बोतल में बंद करके रखना चाहिए था, लेकिन ये सभी बोतल से बाहर आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आघात पहुंचाया है।
उन्होंने अपनी जगह नर्क में पक्की कर ली है। उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है कि अखिलेश यादव अच्छे और शरीफ इंसान हैं। उनका और उनकी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता ने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अयोध्या जाना चाहिए और वहां रामलला के दर्शन कर सरयू में स्नान करना चाहिए, तभी उनका भला हो सकता है। राहुल गांधी भी कभी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन नहीं किए। इसको लेकर खास तौर से चुनावी मौसम में जब राहुल गांधी चुनावी हिंदू का रूप धरकर मंदिर मंदिर घूमते हैं, तब बीजेपी यही सवाल करती है कि राहुल, तुम अयोध्या कब जाओगे। एक तरह से अखिलेश के बहाने आचार्य ने राहुल गांधी को भी सलाह दे डाली कि वे सरयू में स्नान करें और रामलला का आशीर्वाद लें। कल्याण तभी होगा। इसके पहले हाल ही में पीएम मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस की सवारी की तस्वीर साझा करके कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने उन पर तंज किया था, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और टीएमसी को आईना दिखा दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने टीएमसी सांसद डॉक्टर शांतनु सेन के बयान पर कहा, सवाल ये नहीं है कि तेजस के बारे में कोई क्या बोल रहा है। तेजस किसी एक नेता का नहीं है, ये भारतीय सेना और देश का है। किसी भी नेता को तेजस के बारे में गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तेजस पर किसी सांसद का ऐसा बयान देशद्रोह है। किसी भी सांसद को तेजस के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने अब तक के कार्यकाल में जितनी गड़बड़ियां की हैं, अब एक एक कर उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जिस वजह से चारों तरफ से वे मुश्किल में घिर गए हैं। ईमानदार सियासत का भौकाल बनाकर केजरीवाल और उनकी सरकार ने जमकर मनमानी की और केजरीवाल की ऐसी ही एक मनमानी को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पलट कर रख दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अदालत ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जेडी टाइटलर स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश कर दिए। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना को तगड़ा झटका दे दिया। एलजी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये सजा कड़ी है और प्रमाणित नहीं है। इस बात की जानकारी खुद जेडी टाइटलर स्कूल ने दी। इसके पहले एलजी ने केजरीवाल के द्वारा बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी को भंग करके केजरीवाल को झटका दिया था। अरविंद केजरीवाल सरकार से संबंधित शिक्षा निदेशालय ने 24 अगस्त 2022 को आदेश जारी कर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। शिक्षा निदेशालय के इस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम समय पर रोक लगा दी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 26 अप्रैल 2023 तक कर दिया गया था और इसके बाद इसे एलजी कोर्ट के अगले आदेश तक बढ़ाया गया था। एलजी कोर्ट की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 15 नवंबर को जारी आदेश में एलजी कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से कहा कि वो स्कूल को दोबारा मान्यता दें। स्कूल की तरफ से कहा गया कि एलजी कोर्ट के आदेश को देखते हुए हम परिजनों और उनके बच्चों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित हाथों में हैं और हम अपनी प्राथमिकता को जारी रखेंगे। हमारा स्कूल शिक्षा के प्रति काफी गंभीर है। इसके पहले ये जानकारी सामने आई थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में छात्रों को दाखिला नहीं देने पर दिल्ली सरकार ने जेडी टाइटलर स्कूल पर कार्रवाई की थी। केजरीवाल सरकार के शिक्षा विभाग ने SC/ST कल्याण समिति की सिफारिश पर स्कूल की मान्यता वापस ले ली थी। स्कूल प्रबंधन से कहा गया था कि वो 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए किसी भी छात्र का दाखिला न ले और स्कूल के संचालन तक कर्मचारियों के वेतन और बकाये का भुगतान करे। स्कूल पर आरोप लगे थे कि उसने इस कोटे के तहत कुछ छात्रों का एडमिशन नहीं लिया था, कुछ छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी भी नहीं दी थी। इसके पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी बनाई स्टैंडिंग कमेटी को भंग कर दिया। राज्य निवास की तरफ से बताया गया कि एलजी ने आपराधिक केसेस की जांच और उसके अभियोजन में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने को लेकर यह फैसला लिया है। उपराज्यपाल की तरफ से यह कहा गया कि यह स्टैंडिंग कमेटी साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है। एलजी कार्यालय की तरफ से नोट शेयर कर बताया गया कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई मौजूदा स्टैंडिंग कमेटी को भंग कर दिया है ताकि क्रिमिनल केसेस और उनका अभियोजन गुणवत्तापूर्ण किया जा सके। राज्यपाल ने इस बात पर गौर किया कि ये साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ जाकर केजरीवाल की सरकार ने अपनी मर्जी से स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी। उपराज्यपाल ने इस बात पर गौर किया कि ये साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। मौजूदा स्टैंडिंग कमेटी के मुख्य स्टैंडिंग काउंसिल क्रिमिनल दिल्ली हाई कोर्ट थे और एडिशनल स्टैंड काउंसिल एक सदस्य के तौर पर थे। इसी के साथ उपराज्यपाल ने स्टैंडिंग कमेटी के फिर से गठन को मंजूरी दी है। पीएम मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए कांग्रेस सहित 28 विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया। हालांकि यह गठबंधन अब तक बैठकों और कागजों तक ही सीमित है, लेकिन गठबंधन बनते ही कई दलों में टूट फूट होने लगी।
सबसे पहले शरद पवार की पार्टी गई, उसके बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच टीएमसी में तलवारें खिंच गईं। जेडीयू के नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे। बिहार के महागठबंधन में शामिल दल गठबंधन छोड़कर निकल गए। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच ठन गई। नीतीश कुमार कांग्रेस पर भड़क गए। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि अखिलेश ने विपक्षी गठबंधन को किनारे लगा दिया। ममता बनर्जी और सीपीएम के बीच जंग तेज हो गई और कांग्रेस और टीएमसी के बीच की दरार और चौड़ी हो गई। अब जयंत चौधरी की आरएलडी में बड़ी टूट हो गई। पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने एक साथ अपना इस्तीफा थमा दिया। लोकसभा चुनाव के पहले कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस के बीच झूल रहे जयंत चौधरी को इन नेताओं के इस्तीफे से तगड़ा झटका लगा है। तीनों ने चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा देने वालों में आरिफ महमूद, अमित कुमार पटेल और मनजीत सिंह शामिल हैं। मनजीत सिंह रालोद में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे। अमित कुमार पटेल युवा रालोद के राष्ट्रीय सचिव और आरिफ महमूद रालोद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। अमित पटेल ने जयंत चौधरी को लिखी चिट्ठी में कहा कि पार्टी नेताओं की कार्यशैली ठीक न होने और कभी किसी समस्या में फोन न उठाने आदि की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ लखनऊ और दिल्ली में बैठकर तमाम नेता टीवी चैनल्स पर चर्चा ही करते हैं, कोई जमीन पर लोगों के बीच जाने का समय ही नहीं निकालता। आरिफ महमूद ने लिखा कि बीते 4-5 महीने से अल्पसंख्यकों को पार्टी में अपमानित किया जा रहा है और प्रकोष्ठ के लोगों को काम से दूर कर दिया गया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि मैंने आपको समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और कमेटी ही भंग कर दी। इसके बाद भी मैंने अपनी बात रखी मगर कोई विचार नहीं किया गया। दूसरी ओर मनजीत सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अगस्त से अक्टूबर के दौरान 3 महीनों में हुए घटनाक्रम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रालोद अपने बेस वोटर्स किसानों की आवाज उठाना भी बंद कर चुका है। जो आवाज उठाना चाहता है उसे दबा दिया जाता है। मनजीत सिंह ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है मैंने पूरी की और ईमानदारी से अपना काम किया। आज दुखी होकर भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।